चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर नंबर 4 है ये। चैप्टर नंबर 4। आप लोगों को ऑडियो वीडियो क्लियर है? कोई इश्यू तो नहीं हो रहा किसी बच्चे को? नो सर। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 नाम है केमिकल काइनेटिक्स। ऐसा कोई बच्चा है जो अभी तक सॉल्यूशन और सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे? वो कौन बच्चे हैं? इंडियन एकेडमी के 2-3 बच्चे थे ना, वो लोग आए हैं क्या क्लास में? यस सर। कौन है, नाम बताओ जरा बच्चे। सौरभ। सौरभ, ठीक है। तो आप लोगों का जो सोल्यूशन है वो तो मैम ही आगे कंटिन्यू कराएंगे उसको, जब भी ऑफलाइन क्लास शुरू होगी। तब तक, जब तक कि ऑफलाइन क्लास शुरू नहीं हुई है, शायद 2 या 3 दिन बाद मैम भी लेंगी, लेकिन अभी आज मैं ले रहा हूँ। तो ये वाला जो चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, ये मैं करवाऊंगा। अगर इसके बाद भी समझ में नहीं आएगा तो फिर आप मैम से भी पूछ लेना, कोई इश्यू नहीं है। जो जिन बच्चों को मैं पढ़ाता हूं, अगर इन बच्चों को ऑनलाइन में फिर भी कोई इश्यू होगा तो फिर मैं इसको ऑफलाइन में दोबारा भी करा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट एक्स्ट्रा क्लास लूंगा उसके। चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ने से पहले सबसे पहली चीज तो ये जानना है कि केमिकल काइनेटिक्स है क्या। तो देखते हैं केमिकल काइनेटिक्स क्या है। द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with physical mechanism of reaction। आप जानते हो कि किसी भी केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ रहे हो कि केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे हो। तो अगर आप केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे हो तो इस रिएक्शन की फिजिकल मैकेनिज्म जहां भी आप पढ़ोगे उसका नाम क्या है? केमिकल काइनेटिक्स है। देखो, 2 चीजें होंगी, एक का नाम है केमिकल काइनेटिक्स, दूसरा है रिएक्शन डायनेमिक्स। इन दोनों को ही हमने यहाँ पढ़ना है। फिलहाल चैप्टर का नाम आपके पास काइनेटिक्स है तो मेनली काइनेटिक्स ही पढ़ना है। अब मेन बात है कि फिजिकल मैकेनिज्म का क्या मीनिंग हुआ। फिजिकल मैकेनिज्म, देखो जी, जैसे अगर मान लो कोई भी रिएक्शन हो रही है, जैसे कोई रिएक्शन इनऑर्गेनिक है या वो रिएक्शन ऑर्गेनिक है, अगर उन रिएक्शन में कहीं पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक चल रहा है या कहीं पे किसी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, तो उनका अटैक चल रहा है या बॉन्ड का फॉर्मेशन, बॉन्ड की ब्रेकिंग, अगर इस टाइप की मैकेनिज्म चल रही है तो वो तो आपकी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मैकेनिज्म में आता है। फिजिकल में क्या आएगा? मेनली फिजिकल में आता है आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन। जनरली रेट बोल लीजिए, या इसको हम स्पीड भी बोल सकते हैं, स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो फिजिकल मैकेनिज्म के अंदर मेनली हमें 2 चीजें पढ़नी है, रेट ऑफ रिएक्शन और स्पीड ऑफ रिएक्शन। पढ़ना तो बहुत कुछ है लेकिन मेनली ये 2 चीजें हमें पढ़नी होती है। तो सबसे पहली चीज जो हमने पढ़ी वो ये कि केमिकल काइनेटिक्स होती क्या है। केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है, फिर से बोलूंगा मैं, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद फिजिकल मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। और फिजिकल मैकेनिज्म के अंदर मेनली क्या पढ़ना है? रेट ऑफ रिएक्शन और स्पीड ऑफ रिएक्शन। अब सबसे पहली चीज है कि यहाँ पे रिएक्शन क्या होती है, बड़े आराम से समझेंगे, स्लोली। सबसे पहली चीज है कि ये रिएक्शन क्या है। देखो रिएक्शन क्या है। रिएक्शन का मतलब क्या है कि आपके पास कोई सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस 1 है
और इस सब्सटेंस 1 सब्सटेंस 2 में कन्वर्ट हो जाए, सब्सटेंस 2 में, मान लो आपके पास मिल्क है और इस मिल्क में आपने इसको गर्म किया, इसमें आपने टी लीफ डाल रखी है, टी लीव्स डाल रखी है, आपने शुगर ऐड कर दिया या कुछ और भी ऐड कर दिया और चाय बन गई सामने। तो ये क्या है, एक प्रकार की रिएक्शन है। आपके पास आटा रखा हुआ है, आटा, और इस आटे से रोटियां बन जाए, ये क्या है, एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन है। तो कोई आपसे पूछे रिएक्शन क्या है, तो आप बोलोगे एक सब्सटेंस, जैसे मिल्क है, मान लो कहीं पे मिल्क रखा हुआ है, 2 दिन तक आपने स्टोर किया और इसे कर्ड में कन्वर्ट हो गया, दही में कन्वर्ट हो गया, तो ये भी क्या है, एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन है। एक सब्सटेंस को, ये एक सब्सटेंस आपके पास है और ये दूसरा सब्सटेंस है, तो एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट करना, इसी को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अब इस केमिकल रिएक्शन में मेनली 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट क्या है, इस पहले पार्ट को बोलेंगे रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या हुआ, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, जो रिएक्शन करवा रहा है या रिएक्शन कर रहा है, और जो बन रहा है इसका नाम क्या है, प्रोडक्ट। इसका नाम प्रोडक्ट है, जो बन रहा है। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्जन, इसको भी हम केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। थोड़ा सा अगर हम लैंग्वेज को अच्छे सुधारेंगे तो हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। मैं सारे बच्चों को बता देता हूं कि अभी कुछ नोट नहीं करना, आप लोगों ने लिखना कुछ नहीं है बच्चों। इसकी ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसका पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा। जितना भी कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है इस सब कुछ का मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगा। तो लिखना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ समझना है, सिर्फ समझना है। और जहां किसी को कोई डाउट है तो मुझे पूछना। अभी आप मुझे बताओ कि अभी तक किसी बच्चे को कुछ पूछना है क्या? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों को? यस सर। ठीक है। सौरभ, कोई इश्यू हो रहा है क्या? नो सर, ठीक है। ठीक है। और भी बच्चे हैं आपके बैच वाले, और कोई बच्चे हैं यहाँ पे? और कोई आया हुआ है क्या पार्टिसिपेंट्स? जॉनी का, महिमा थापा, महिमा बच्चे कोई दिक्कत हो रही है आपको? नो सर। आपको समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, अभी डे 1 है ना, तो डे 1 में थोड़ा सा आपको हो सकता है कि आपके ब्रेन की फ्रिक्वेंसी मेरी आवाज की फ्रिक्वेंसी के साथ सेट नहीं हो रही होगी, हो सकता है थोड़ा सा इश्यू होगा, बट 1 या 2 दिन में आपको पूरा समझ में आने लगेगा। और कौन है? मोहित आदित्य को तो फिर समझ में आ रहा होगा। मुकुल, कोई इश्यू हो रहा है क्या? नहीं सर। सुहानी? नो सर। ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, बहुत ज्यादा कुछ नहीं बताया, मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूं कि रिएक्शन क्या है। आप लोगों को मैं फिर बोल रहा हूं, लिखना कुछ मत, सिर्फ समझना, क्योंकि इस ये पूरा आपको कॉपी मिल जाएगा, इसका लिखा हुआ भी मिलेगा, प्रिंटेड नोट्स भी मिल जाएंगे इसके, और ये वाला पीडीएफ भी मैं आपको सेंड कर दूंगा जो अभी पढ़ा रहा हूं, और इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। तो रिएक्शन क्या है, मैं फिर रिपीट कर देता हूं, कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट, एक मिनट, हाँ, into products is called chemical reaction. इसके एग्जाम्पल मैं आपको बहुत सारे बता चुका हूं। नॉर्मल से एग्जाम्पल बताता हूं, नॉर्मल से एग्जाम्पल। सपोज आपके पास मिल्क है, किसमें कन्वर्ट हो जाए, कर्ड में। मिल्क आपके पास है,
इसमें लीव्स डाल दीजिए, टी लीव्स, शुगर ऐड कर दीजिए और ये किस में कन्वर्ट हो गया, टी में। बहुत टिपिकल नहीं बनानी केमिस्ट्री, टिपिकल बनाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। बहुत आराम से नॉर्मल लैंग्वेज, नॉर्मल ऐसी कि अगर एक नॉर्मल सब्जी बेचने वाला भी इंसान है ना, जिसको केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, उसको भी केमिस्ट्री समझ में आनी चाहिए। तो अभी तक मैंने आपको एक लाइन बोली है कि रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्जन, इसको केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अब सवाल यह है कि अकरेंस ऑफ द रिएक्शन पता कैसे लगेगा कि रिएक्शन हो रही है। अब अगला हेडिंग हमारे पास आएगा, रिएक्शन क्या होती है, ये मैं आपको समझा चुका हूं। अब रिएक्शन पता कैसे लगेगा कि रिएक्शन हो रही है, उसको बोलते हैं, हेडिंग लिखेंगे अकरेंस ऑफ रिएक्शन। पता कैसे चलेगा कि कोई रिएक्शन हो रही है। मान लिया मेरे पास कोई रिएक्शन हो रही है, सपोज मान लिया कोई रिएक्शन मेरे पास है और वो रिएक्शन है A प्लस B और इससे हो रहा है C प्लस D। तो A और B क्या है, रिएक्टेंट हैं या इनको सबस्ट्रेट बोलेंगे। C और D क्या है, प्रोडक्ट है। ध्यान से सुनना, अगर मैं यहां पे सपोज मैं लिखूं कंसंट्रेशन, जिन बच्चों को कंसंट्रेशन पता है अच्छी बात है, जिन बच्चों को नहीं पता तो कंसंट्रेशन का मतलब यहाँ पे मोलैरिटी है। ध्यान रखना, क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा मोलैरिटी, और जिन लोगों ने वृंदा मैम से पढ़ा है उन्होंने शायद सॉल्यूशन नाम के चैप्टर में भी पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो कोई टेंशन नहीं, मैं बता दूंगा। मोलैरिटी या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, अगर मुझे इसको लिखना है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, बड़े ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में। अगर स्क्वायर ब्रैकेट में ए लिखा है, इसका सीधा सीधा मतलब है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। आज मैं आपको केवल इस चैप्टर के बेसिक्स बता रहा हूं। आने वाले समय पे जब हम लोग इस क्लास को और आगे मूव कराएंगे तो मैं सीधे सीधे बोलूंगा कंसंट्रेशन ऑफ ए इंक्रीज हुआ है या कंसंट्रेशन ऑफ बी इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है ना। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कंसंट्रेशन शब्द वहां पे अगर मैं बोलूंगा तो कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या होगा, स्क्वायर ब्रैकेट में ए। अगर मैं बोलता हूं कंसंट्रेशन ऑफ बी तो मैं कैसे लिखूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट में बी करूंगा, या कंसंट्रेशन ऑफ सी या कंसंट्रेशन ऑफ डी। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कंसंट्रेशन। अब देखो, जैसे मान लो कोई रिएक्शन हो रही है, सपोज कोई रिएक्शन हो रही है, आटे से रोटी बन रही है, आटे से रोटी बन रही है, तो जैसे जैसे रिएक्शन होगी आटे का अमाउंट क्या होगा, कम होता चला जाएगा, और रोटी का अमाउंट क्या होगा, इंक्रीज। फिर सुनना बड़े ध्यान से, एक और एग्जांपल ले लो। मान लो कि आपने कुछ भी बनाया, सपोज आपने मिल्क लिया है और मिल्क से आप टी बना रहे हो, तो जैसे ही आपने गैस ऑन किया होगा कुछ समय के बाद क्या होगा, कुछ समय के बाद मिल्क की जो व्हाइटनेस है वो धीमे 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 कम होगी और टी की ब्राउननेस लगातार बढ़ेगी। उसी प्रकार से जैसे मान लो सपोज आपने 500 ग्राम आटा लिया हुआ है और उससे रोटियां बना रहे हो, तो क्या होगा, आटे का अमाउंट लगातार डिक्रीज करेगा। पहले 500 ग्राम रहा होगा, थोड़ी देर तक आपने रिएक्शन करवाई, अब 400 ग्राम बचेगा, फिर 350, फिर 250, इस तरह से लगातार डिक्रीज करेगा। और रोटियां पहले स्टार्टिंग में कितनी रहेंगी, 0, बाद में इंक्रीज करेंगी, 2 रोटी, 4 रोटी, 6 रोटी, 10 रोटी, 15 रोटी, तो लगातार प्रोडक्ट क्या होगा, इंक्रीज। तो एक बात मैं आपको समझा देता हूं यहाँ पे, वो ये
कि रिएक्टेंट लगातार क्या करेगा, रिएक्टेंट डिक्रीज करेगा और प्रोडक्ट क्या करेगा बच्चों, इंक्रीज करेगा। प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा। तो किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर रिएक्टेंट डिक्रीज कर रहा है और प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब वो रिएक्शन हो रही है। खास बात क्या है पता है, इसका एक एक्सेप्शन भी है। वो एक्सेप्शन मैं अभी कंसिडर नहीं कर रहा हूं, लेकिन बता देता हूं। एक्सेप्शन है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन, तो मैं रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में यहां चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं इरिवर्सिबल के बारे में बात कर रहा हूं। रिवर्सिबल में भी अगर इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन होगी तो, अदरवाइज नहीं। तो मैंने क्या बोला कि रिएक्टेंट लगातार डिक्रीज करेगा, प्रोडक्ट लगातार इंक्रीज करेगा, तो इसका मतलब रिएक्शन हो रही है। देखो एग्जांपल, मान लो सपोज आपके पास मिल्क है और इस मिल्क से आप टी बना रहे हो। अब सपोज आपने मिल्क भी रखा और यहाँ लीव भी रख दी, लीव भी डाल दी, उसमें टी लीव्स डाल दी। हो सकता है आपने शुगर भी ऐड कर दिया उसके अंदर, और गैस जलाना भूल गए। गैस जलाना भूल गए तो क्या होगा, चाय बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। क्यों क्यों नहीं बन पाएगी चाय? क्योंकि गैस जलाना भूल गए और आपने हीट नहीं हो पाएगी, क्योंकि रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर समय के साथ साथ मिल्क की व्हाइटनेस कांस्टेंट रहेगी, if whiteness remains constant, if whiteness remains constant, इसका मतलब क्या होगा, रिएक्शन does not takes place। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि रिएक्शन कब होगी, जब रिएक्टेंट का अमाउंट लगातार डिक्रीज करेगा। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट जगह नहीं जानना कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया तो सोडियम सल्फेट बन गया, वाटर बन गया ना, है वो भी रिएक्शन क्यों नहीं है। लेकिन नॉर्मल रिएक्शंस को जब हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आने लगेगा। मैंने क्या बोला कि रिएक्टेंट का अमाउंट लगातार अगर डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा, जो भी कराना है, चेंज होना चाहिए बस, और प्रोडक्ट लगातार चेंज होना चाहिए। अगर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब रिएक्शन हो रही है। अब मुझे बताओ कि अभी तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही तो मुझे पूछो। कुछ पूछना है किसी को बच्चे? नो सर। व्योम नौटियाल समझ आ रहा है? यस सर। मुकुल, Yes, sir. चौहान जी, चौहान जी कहाँ है? विशेष चौहान। सर रिवर्सल वाला केस बाद में डिस्कस करेंगे। रिवर्सिबल अलग है, रिवर्सिबल के बारे में बात करेंगे। अभी फिलहाल ठीक है अभी सर, तो मैं बाकी नॉर्मल तो चीज समझा रहा हूं। अभी तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूं, पूछ रहा हूं कि रिएक्शन होगी कैसे, पहचानोगे कैसे रिएक्शन को कि रिएक्शन हो भी रही है ना? चेंज रिएक्शन दिखेगा। हो भी रही है, ये कैसे पता लगेगा? आप लोग मेरे पास पहले दिन आए है ना, तो पहले दिन आने के बाद अगर आपका जो नॉलेज है वो थोड़ा भी इंक्रीज हुआ, इसका मतलब रिएक्शन हुई है। और जितना पहले दिन आता, बिना पढ़ने से पहले जितना आता था, पढ़ने के बाद भी उतना ही आ रहा है, इसका मतलब कुछ पढ़ाई नहीं करी है, इसका मतलब कोई रिएक्शन नहीं हो रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ गया बच्चों? किसी और कुछ पूछना यस है सर। कि अब किसी को, जिसको जो पूछना है डाउट, प्लीज मुझे पूछो। यहाँ पे नहीं पूछना है, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो मान लिया कोई रिएक्शन हो रही है, जिसके बारे में कि हम पहले भी बात कर चुके हैं। A + B
गिव्स C प्लस D। ये रिएक्शन है। एक मिनट, हाँ ये रिएक्शन है। तो ध्यान रखना कि जो A है, A वो रिएक्टेंट है, तो कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ A, इसको हम कैसे दिखाएंगे? ऐसे। तो A का अमाउंट लगातार क्या होगा बच्चों? डिक्रीज होगा या इंक्रीज करेगा? A का अमाउंट Decrease. लगातार डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा? जल्दी बताओ। डिक्रीज। डिक्रीज Decrease. करेगा। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। आज निष्ठा नहीं आई क्या क्लास में? । 18 बच्चे हैं। अक्षिता समझ में आ रहा है? अक्षिता अनम्यूट तो करो, तभी तो बोलोगे। हाँ सर आ रहा है। कोई इश्यू तो नहीं हो रहा है ना? कोई प्रॉब्लम? ठीक है। और जॉनी को, महिमा थापा, कोई इश्यू हो रहा है क्या बच्चे? समझ में आ रहा है? यहां तक आया है? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. मोहित आदित्य, सौरभ खंडूड़ी, आ रहा है सर। ठीक है। जोशी जी आपको समझ में आ रहा है? सुयश साहब भी आ चुके हैं। सुयश जोशी, जोशी जी रिव्यू दे रहे हैं। जो बच्चा लेट ज्वाइन कर रहा होगा ना, हो सकता है उसको थोड़ा दिक्कत होगी, तो कोई इश्यू नहीं है, मैं रिकॉर्डिंग दोबारा दे दूंगा। आराम से शुरू से देखते रहना रात को 12 बजे। तो A प्लस बी गिव C प्लस डी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A ये है, और ये डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A में बच्चों दो टाइप की कॉन्सेंट्रेशन होगी। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? A फाइनल। और इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगा? ये होगा A इनिशियल। फाइनल कंसंट्रेशन भी है, इनिशियल भी है। अब देखो, फॉर अकरेंस ऑफ रिएक्शन, फॉर अकरेंस ऑफ रिएक्शन, किसी रिएक्शन के होने के लिए A क्या होगा? A की दो कंसंट्रेशन है और A लगातार डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब जो फाइनल कंसंट्रेशन है इसकी, वो कम होगी एज कंपेयर टू इनिशियल कंसंट्रेशन। भाई इनिशियली मान लो 500 ग्राम है और थोड़ी देर बाद 200 ग्राम रहेगा, तो फाइनल कंसंट्रेशन कम है और इनिशियल ज्यादा है। अब अगर मुझे चेंज इन कंसंट्रेशन निकालना है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A, तो ये क्या होगा? ये है A फाइनल माइनस A इनिशियल, और A फाइनल में से A इनिशियल को माइनस करेंगे तो इसको हम डेल्टा A लिखते हैं। 11 सब पास कर चुके हैं, भले कैसे भी तुमने पास किया मुझे पता है, लेकिन जैसे भी पास किया फाइनल में से इनिशियल को माइनस करोगे, डेल्टा A लिखना तो आता ही होगा। और फाइनल वैल्यू कम है, इनिशियल वैल्यू ज्यादा है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा रिएक्शन बोल रही है, क्योंकि रिएक्शन में रिएक्टेंट है। A क्या है? रिएक्टेंट है। तो क्योंकि A रिएक्टेंट है तो लगातार डिक्रीज कर रहा होगा, और क्योंकि अगर ये लगातार डिक्रीज करेगा तो ये क्या आएगा बच्चों? माइनस। किसी का संदेश आया, प्रेम संदेश, क्या लिखा है? गुड इवनिंग सर, हम स्टूडेंट्स हैं, वृंदा मैम कहाँ है? नाम बताओ। पुलकित स्टूडेंट्स हैं। बुलकित क्लास में हो क्या? ठीक है, तो अगर बोलना है तो बोलो क्लास में, फिर मैं बताता हूँ तुम्हारा आंसर, अगर क्लास में हो तो। टाइप करने का टाइम नहीं है ना यहाँ। ठीक है, माइनस डेल्टा ए फाइनल में से ए इनिशियल को माइनस कर देंगे, माइनस डेल्टा ए। ये रिएक्शन हो रही है। मैंने आपको एक ही चीज बोली अभी तक, अगर रिएक्शन हो रही होगी तो चेंज इन कंसंट्रेशन होगा।
इट मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। एक बात ये भी ध्यान रखना है, ये 0 के बराबर नहीं होगा। अगर 0 के बराबर हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, रिएक्शन कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं हुई है, और कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब रिएक्शन नहीं होगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी रिएक्शन का होना जरूरी है, अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज होना चाहिए, चेंज 0 के इक्वल नहीं होगा। फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन में चेंज होना चाहिए, इनिशियल वाली वैल्यू ज्यादा होगी, फाइनल वाली वैल्यू कम होगी, इसलिए फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे तो जो भी डेल्टा ए आएगा वो नेगेटिव आएगा। अब इसी प्रकार से अगर मैं बी के लिए बात करता हूं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी, तो बी में भी, अच्छा मुझे बताओ बी क्या है, रिएक्टेंट है प्रोडक्ट है? यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है देखो, बी क्या है, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट है। तो अगर बी रिएक्टेंट है तो क्या होगा, इसमें डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा? डिक्रीज, ऑब्वियसली डिक्रीज होगा। तो डिक्रीज होगा तो जो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी होगा बच्चों वो भी नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि इनिशियल वैल्यू ज्यादा होगी, फाइनल वैल्यू कम होगी। तो एक बात ध्यान रखना कि अगर कोई चीज डिक्रीज कर रही है तो वो माइनस में होगी, और कौन होगा माइनस में, रिएक्टेंट माइनस में होगा। अब यही चीज अगर मैं बात करता हूं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी, तो वो प्लस में होगा। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी प्लस डेल्टा सी, फिर आएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी, तो क्या होगा, प्लस डेल्टा डी। तो ये प्लस में क्यों होगा, क्योंकि प्रोडक्ट लगातार इंक्रीज करेगा, प्रोडक्ट लगातार इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, फाइनल कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी, फाइनल कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और इनिशियल कंसंट्रेशन कम होगी। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा और आगे हम लोग चलने की कोशिश करेंगे। पीयूष राणा सेंड अ मैसेज, ठीक है बच्चों, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो मैंने एक ही बात आपको ध्यान रखनी है सर, हाँ जी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पहले 0 रहेगी? ऑब्वियसली हाँ, कोई रिएक्टेंट कोई रिएक्शन अगर हो रहा है, तुम अपने घर में आज खाना क्या बना था तुम्हारे घर में लंच में, सर, जल्दी बताओ। दाल भात बना था। दाल चावल बना था, तो दाल जब बनी हुई होगी ना, तो जब वो शुरुआत में कच्चा रहेगा, मतलब तुमने पानी अलग रखा हुआ है, दाल कच्ची दाल अलग है, तो पकी हुई दाल कितनी है, 0 है ना। फिर हाँ। तुमने कच्ची दाल को पानी के साथ बॉईल किया, मसाला वगैरह जो भी डाला, तुमने घी डाल दिया अमीर हो तो, उसके बाद क्या होगा, धीमे 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 पकी हुई दाल की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी और कच्ची दाल की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी, और लास्ट मोमेंट पे क्या होगा, पूरी की पूरी दाल पकी हुई रहेगी। तो कच्ची दाल खत्म, पकी हुई दाल परफेक्ट, जितना भी है अमाउंट। नहीं आया समझ? आ गया सर। ठीक है, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, फॉर अकरेंस ऑफ रिएक्शन, फॉर अकरेंस ऑफ रिएक्शन, किसी रिएक्शन के होने के लिए डेल ए चेंज इन कंसंट्रेशन जो कि नेगेटिव होगा, इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये 0 हुआ, अगर चेंज 0 हुआ इसका मतलब कोई चेंज नहीं हो रहा है, और कोई चेंज नहीं हो रहा है तो रिएक्शन भी नहीं हो रही है। डेल बी चेंज इन कंसंट्रेशन इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, या फिर प्लस डेल सी इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0 प्लस डेल डी इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0।
मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, अब इसके बाद आता है बच्चों रेट। रिएक्शन का होना या ना होना ये तो हम पहचान लेंगे। अब ये रिएक्शन किस स्पीड से हो रही है। देखो, रिएक्शन अलग अलग टाइप की होती है। रिएक्शन के जो टाइप्स हैं वो अलग अलग है बच्चों। यहां पे फिजिकल मैकेनिज्म में अगर मैं बात करूं तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन, तो यहां पे अलग अलग टाइप की रिएक्शंस हैं, जिसमें नंबर 1 पहली रिएक्शन है, उसका नाम है फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन का क्या मीनिंग हुआ? कोई रिएक्शन में आपने एक रिएक्टेंट में प्रोडक्ट डाला, सॉरी एक सब्सटेंस में दूसरा सब्सटेंस डाला और तुरंत रिएक्शन हो गई, तो वो रिएक्शन क्या है? फास्ट रिएक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपने कोई भी सब्सटेंस ले लिया, मान लो आपने पेपर लिया और उस पेपर का ऑक्सीडेशन किया, यानी आग लगा दी उस पर, तो पूरा का पूरा पेपर क्या हो जाएगा? राख में यानी ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो रिएक्शन क्या है? फास्ट रिएक्शन है। दूसरी रिएक्शन होती है बच्चों मीडियम रिएक्शन, जो समय लेती है थोड़ा बहुत। मीडियम रिएक्शन जैसे कोई रिएक्शन क्या हो रही है? 5 मिनट ले रही है, 10 मिनट ले रही है। जैसे मिल्क से कर्ड का कन्वर्ट होना, मिल्क का कर्ड में कन्वर्ट हो जाना, ये रिएक्शन टाइम ले लेती है। कभी 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, एक दिन भी ले लेती है कभी कभी, है ना। या आपका खाना बन रहा है जो, तो खाना बनने में भी क्या है, जो अगर कोई वेजिटेबल आप बना रहे हो, कोई दाल बना रहे हो, चिकन बना रहे हो, तो ये वाला क्या है? समय ले रहा है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। ये रिएक्शन कैसी है? मीडियम रिएक्शन है। और तीसरी रिएक्शन आती है बच्चों स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन का मतलब क्या होगा? जो रिएक्शन बहुत लंबा समय ले रही है, 5 दिन ले रही है, 1 हफ्ता लेती है, 10 दिन। अब मान लो सपोज किसी को अपने घर में एल्कोहल का फॉर्मेशन करना है, एल्कोहल बनाना है। किससे बना रहे हो? किसी भी चीज से बना सकते हो आप। ग्रेप्स, अंगूर से बना सकते हो, सड़े हुए फ्रूट से बना सकते हो। तो जो आप एल्कोहल बना रहे हो तुरंत नहीं बनेगा ना एल्कोहल, 4-5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन। तो जो फ्रूट्स आपके पास है या जिस भी रॉ मटेरियल को आप बना रहे हो, उससे वो तो सड़ने में टाइम लग जाएगा। या उसके अलावा रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्ट ऑफ आयरन, ये रिएक्शन भी क्या है बच्चों? बहुत स्लो रिएक्शन है। तो कोई रिएक्शन बहुत तेज हो रही है, फास्ट रिएक्शन, कोई रिएक्शन मीडियम है और कोई रिएक्शन स्लो है। इसका मतलब, क्योंकि अगर मैं ये बोलूं कि फास्ट, मीडियम और स्लो, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन, हाउ टू साइन माइंडसेट थ्रू लैपटॉप। तो क्या होगा? आपको रिएक्शन की स्पीड के बारे में पता होना चाहिए। अगर हम ये बोल रहे हैं कि कोई रिएक्शन फास्ट, मीडियम और स्लो है, इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि उस रिएक्शन की स्पीड के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे बच्चों स्पीड, और स्पीड या रेट या वेलोसिटी, आप कुछ भी बोल सकते हो। यहाँ पे लकीर के फकीर मत बनना, फिजिक्स मत पढ़ना कि वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी अलग है, स्पीड अलग है। मैं रिएक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं मैकेनिक्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ कि वेलोसिटी और स्पीड दोनों अलग अलग चीजें हैं, है ना। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ रिएक्शन में। तो रिएक्शन में आप वेलोसिटी और स्पीड दोनों एक ही शब्द बोल सकते हो। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन की। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट भी बोल सकते हैं, स्पीड भी बोल सकते हैं, या वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। खास बात बताऊं, खास बात, इफ you want to calculate rate
देन डिवाइड बाय, किससे डिवाइड करना चाहिए? टाइम से। अगर किसी भी चीज का रेट निकालना है तो उसको टाइम से डिवाइड कर देना चाहिए। जैसे रेट ऑफ वर्क, दैट इज कॉल्ड पावर, तो पावर अगर निकालनी है तो वो होता है रेट ऑफ वर्क। पढ़ा होगा ना बचपन में। बात उन दिनों की है जब आप क्लास 10th में हुआ करते थे या 9th में हुआ करते थे। रेट ऑफ वर्क, तो रेट ऑफ वर्क का मतलब क्या हुआ? वर्क अपॉन टाइम। पढ़ा होगा आप लोगों ने। यस सर। अगर मैं आपसे पूछूं एक्सेलरेशन, तो क्या हुआ? ये एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज किसमें? इन वेलोसिटी। तो पहले तो ये बताओ चेंज इन वेलोसिटी की क्या मीनिंग है? रेट तो बात की बात है, तो चेंज इन फाइनल वेलोसिटी, माइनस इनिशियल। चेंज का मतलब हुआ फाइनल में से इनिशियल माइनस करो, तो चेंज इन वेलोसिटी तो इतना हुआ भाई। और रेट निकालना है तो टाइम से डिवाइड कर दो, दैट इज ए, एक्सेलरेशन। चलो ये तो फिजिक्स की बात हुई। मैं तो सिर्फ आपको ये बोल रहा हूं कि अगर आपको कभी रेट निकालना है तो डिवाइड कर देना चाहिए टाइम से। किसको? उसको जिसका रेट निकालना है। टाइम से डिवाइड कर देना चाहिए उसको जिसका रेट निकालना है। सुहानी समझ में आ रहा है? Yes, sir. महिमा कोई प्रॉब्लम? No, sir. ठीक है बच्चों, तो अब हमें बताना है, मैं आपसे पूछ लूं, मान लो कोई रिएक्शन है, सपोज मान लिया कि A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, ये रिएक्शन है। अच्छा मुझे बताओ यहां पे A के लिए मैं क्या वर्ड बोलूंगा? देखो इनके लिए जो रिएक्टेंट है, मैं रिएक्टेंट के लिए वर्ड्स बोल सकता हूं डिकम्पोज, क्योंकि ये खत्म होगा टाइम के साथ साथ, लगातार खत्म होगा, तो मैं बोलूंगा डिकम्पोज। मैं बोलूंगा डिसोशिएट, सबस्ट्रेट। मैं बोलूंगा एलिमिनेट। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करूंगा, डिकम्पोजिशन, डिसोशिएशन, एलिमिनेशन, या डिसअपियरेंस। इन शब्द मतलब सबस्ट्रेट लगातार क्या होगा किसी रिएक्शन के अंदर? सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट लगातार डिकम्पोज होता है, डिसोशिएट होता है, एलिमिनेट होता है, या डिसअपियर होता है। अच्छा जी, प्रोडक्ट के लिए इसका उल्टा बोल लो। यहां पे डिकम्पोज होगा तो प्रोडक्ट लगातार क्या होगा? फॉर्मेशन। प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, रिएक्टेंट का डिकम्पोजिशन होता है। डिसोशिएट यहां होगा एसोसिएट। एलिमिनेट तो मैंने बता दिया प्रोडक्शन, एक ही बात है। डिसअपियरेंस, अपियरेंस। तो अगर मैं आपसे पूछूं, मैं बोलूं रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए, अभी मैं रिएक्शन की तरफ नहीं जा रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए, मुझे ये निकालना है। तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए कैसे निकालूंगा बच्चों? देखो सबसे पहले तो मुझे ए के बारे में पता करना है, तो ए तो ये है। फिर मुझे बोल रहे हो डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब ये होता है कि जो इसका कंसंट्रेशन में चेंज हुआ है वो नेगेटिव होगा। डिकम्पोज होने का मतलब है वो खत्म हो रहा है, खत्म होने का मतलब है उसकी फाइनल कंसंट्रेशन कम है, इनिशियल ज्यादा है। और अगर ऐसा है तो चेंज इन कंसंट्रेशन नेगेटिव आएगा। तो डिकम्पोजिशन का मतलब है डेल्टा ए माइनस। और अब इसका रेट निकालना है, तो रेट निकालने के लिए क्या करूंगा? टाइम से डिवाइड करूंगा। बहुत आसान है। अगर मेरे से कोई कहे रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ बी, तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई एलिमिनेशन ऑफ बी, बी तो बी है,
एलिमिनेशन का मतलब है माइनस लगा लो, और रेट निकालना है तो टाइम से डिवाइड कर लो। ये तो करना, और कुछ थोड़ी करना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप कर नहीं पाओगे, करना तो बहुत आसान है, लेकिन उसका रीजन भी तो पता होना चाहिए ना, कि कोई चीज अगर मैं डेल्टा टी से डिवाइड कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, ये बात आपको पता होना चाहिए, बस मैं ये कहना चाह रहा हूं। अच्छा, अगर मान लो यहाँ पे ए और बी तो क्या है, ए और बी तो रिएक्टेंट है, इसलिए मैंने बोला एलिमिनेट, डिकम्पोज। पर सी और डी के लिए क्या बोलूंगा, फॉर्मेशन। तो अगर मैं आपसे पूछूं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, सी का नहीं होगा डिकम्पोजिशन, सी का तो फॉर्मेशन होगा। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, क्या क्या ख्याल है इसके बारे में? देखो, डेल्टा सी तो है ये भी, लेकिन फॉर्मेशन हो रहा है, तो फाइनल कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, इनिशियल कम होगी, और फाइनल ज्यादा है, इनिशियल कम है, तो इसका मतलब जो चेंज आएगा वो प्लस में आएगा। तो फॉर्मेशन का मतलब तो डेल्टा सी ऊपर के साथ प्लस। और अगर रेट निकालना है, अगर रेट निकालना है तो क्या करेंगे बच्चों, टाइम से डिवाइड कर दो, खत्म। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। व्योम बाबू, समझ में आ रहा है? यस सर। कोई परेशानी किसी बच्चे को यहां तक? चौहान जी पूछिए, पूछिए, आपके मन में कुछ प्रश्न है, पूछिए। नो सर। समझ में नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी तो क्या होगा, प्लस डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। मैं इसको रेट ऑफ रिएक्शन नहीं लिखता, इसको रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन तो इसके बाद आएगा। मैं इसके लिए वर्ड बोलता हूं, रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। चेंज इन कंसंट्रेशन, अच्छा, चेंज इन कंसंट्रेशन भी यही होगा। अब चेंज इन कंसंट्रेशन का एक ही मीनिंग है, या तो एलिमिनेशन होगा या फॉर्मेशन होगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे यहां पे क्वेश्चन आ सकता है, बहुत बेहतरीन प्रश्न होगा, कैलकुलेट रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजन इन फॉलोइंग रिएक्शन। अगर आपके पास ऐसा लिखा हुआ है, मान लिया पहली रिएक्शन है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया, दूसरी रिएक्शन है N2 प्लस O2 गिव्स 2NO। अगर ऐसी कोई रिएक्शन है और वो कह रहा है एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजन बताओ, तो इसका आंसर, दोनों का आंसर क्या होगा बच्चों, माइनस डेल N2 अपॉन डेल टी, खत्म। इसके लिए भी आंसर वही होगा, माइनस डेल N2 अपॉन डेल टी, ये आंसर है। अच्छा, ऑक्सीजन के लिए कोई पूछ ले तो डेल माइनस के साथ, एलिमिनेशन अगर है तो माइनस, डिकम्पोजिशन है तो माइनस, रिएक्टेंट के साथ माइनस। अच्छा, मैं बोलूं प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, उसका रेट क्या होगा, डेल NH3 अपॉन डेल टी, लेकिन साथ में प्लस आएगा, NO के लिए क्या आएगा, प्लस आएगा। चलो, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। किसी बच्चे को यहां तक कोई भी डाउट है, प्लीज मुझे पूछो। नो सर। किसी बच्चे को कुछ पूछना है बच्चों? नो सर। नो ठीक है। सर। मुकुल, नो सर। समझ आ रहा? यस सर। किसको नहीं आ रहा है वो बताओ, जिसको समझ में नहीं आ रहा है मेरे से पूछो। ठीक है,
चलो फिर अब इसके थोड़ा सा और आगे चलते हैं। काम कर देता हूँ। चलो अब देखो बच्चों, अगला टॉपिक इसमें आएगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा? किसी भी सब्सटेंस का एलिमिनेशन का रेट, प्रोडक्शन का रेट। अब पढ़ना है रेट ऑफ रिएक्शन। ऐप में देखो दो अलग अलग सेक्शंस होंगे, असाइनमेंट का और टेस्ट का। तो ध्यान रखना कि जब, और वो ऐप में आपको मैसेज नोटिफिकेशन तो आ ही जा रहा होगा, आज अनाउंसमेंट का नोटिफिकेशन भी आया होगा। तो ध्यान रखना कि जब असाइनमेंट अगर आता है तो उस असाइनमेंट को सॉल्व करना है, उस असाइनमेंट को सॉल्व करना है। ये बात ध्यान रखना। ऑनलाइन ही की सर दूसरी किताब में? असाइनमेंट कैसे भी आ सकता है, अगर ऑनलाइन वो क्लिक करना, उस पर क्लिक करके अगर वो ऑनलाइन आ रहा होगा तो उसे ऑनलाइन करोगे, ऑफलाइन आ रहा होगा तो ऑफलाइन करोगे। टेस्ट तो खैर ऑनलाइन है, मैक्सिमम टेस्ट ऑनलाइन है। जैसे तुम्हें ऑप्शन सही करो, ऑब्जेक्टिव होगा उसमें, सही ऑप्शन पे करेक्ट करोगे और उसी समय जब तुम पूरा टेस्ट उसे क्लियर कर दोगे तो तुरंत तुम्हें स्कोर भी मिल जाएगा। थोड़ी क्लास है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या कह रहे हो, कुछ पूछ रहे हो? अच्छा, वृंदा मैम आ रही है क्लास में, ऐसा लग रहा है मुझे आवाज से। रेट ऑफ रिएक्शन, सर तो रेट ऑफ रिएक्शन में देखो बच्चों क्या होता है। मान लिया कोई रिएक्शन हो रही है, सपोज कोई रिएक्शन है और ये रिएक्शन है ए बी सी और डी। बड़े आराम से समझना। मान लो यहां पे ये पहली रिएक्शन, नॉर्मल पढ़ते हैं पहले, ठीक है। अब देखो यहां पे मैं लिख देता हूं 2, यहां 1, ठीक है। यहां सपोज 3 लिख देता हूं, यहां पे मैंने 4 कर दिया। बस एक जनरल मैंने तरीका बता दिया। ये कोई रिएक्शन हो रही है, सपोज A + 2B गिव्स 3C + 4D। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, जैसे मान लो सपोज आ गया 6CO2 + 12H2O, इस प्रकार से। तो ये जो 6 और 12 के प्लेस पे मैंने यहाँ 1 और 2 लिखा हुआ है, बस ये बताना चाह रहा हूं। हटाओ इसे। और मुझे इसका रेट निकालना है, तो सबसे पहले ध्यान रखना, एलिमिनेशन मैं बात करना चाहता हूं। रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ए कितना होगा, फटाफट बताओ जल्दी से मुझे, तुम लोग बताओगे। माइनस डेल डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। सौरभ साहब बता रहे हैं, बहुत बेहतरीन। अच्छा, रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ बी, माइनस डेल्टा बी स्क्वायर अपॉन डेल्टा टी। यह आएगा माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। अब देखो बच्चों, रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ए भी मैं बता चुका हूं, रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ बी ये भी मैं बता चुका हूं, है ना। अब देखो, मैं ए और ए की स्पीड को, ए की जो खत्म होने की स्पीड है, ए और बी यहाँ पे खत्म हो रहे हैं, ये तो आप समझ रहे हो ना। ए और बी का खत्म होना और सी और डी का फॉर्मेशन, ये दोनों चीजें चल रही है। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ए की जो खत्म होने की स्पीड है और बी की खत्म होने की स्पीड, अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो क्या होगा, कंपेयर करूं तो क्या होगा। मैं एक तरफ लिखूंगा, इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 1, इसको बोलता हूं इक्वेशन नंबर 2, तभी आपको समझ में आएगा। तो ऑन कंपेयरिंग, मतलब इज इक्वल टू के उस पे पुट करेंगे 1 ना? and 2, हाँ बिल्कुल। अगर मैं इसे कंपेयर करूं तो क्या आएगा बच्चों, ये आएगा माइनस डेल माइनस डेल्टा ए ए अपॉन डेल अपॉन टी। व्योम बोलो मत, इज इक्वल तुम्हारे टू अलावा और भी पढ़ रहे हैं डेल्टा बी। बाकी मुझे पता है तुम्हें आ रहा समझ में, डेल्टा बी, और यहाँ भी माइनस है बच्चों,
ठीक है, क्या मैं इन दोनों को इक्वल बोल सकता हूं? इक्वल नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? देखो, ए का कितना मॉलिक्यूल यूज हो रहा है या ए का कितना मोल यूज हो रहा है 1, और बी के कितना मोल यूज हो रहे हैं 2। क्या समझ रहे हो? अगर ए का 1 यूज हो रहा है तो बी का 2 मोल यूज हो रहा है। अगर ए का 10 मोल यूज हो रहा है तो बी का कितना मोल यूज होगा 20। अगर ए का 100 होगा तो बी का 200। अगर ए का 1000 होगा तो बी का 2000। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये है कि ए की जो खत्म होने की स्पीड है उसका डबल क्या है? बी के खत्म होने की स्पीड है। फिर समझो, जितनी देर में ए का 1 मोल खत्म हो रहा है इतनी देर में बी के 2 मोल खत्म हो रहे हैं। मतलब बी की स्पीड ज्यादा है क्योंकि बी के 2 मोल खत्म हो जा रहे हैं और ए का तो एक ही हो रहा है, तो बी की स्पीड ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? ए का डबल है। अगर ए का केवल 1 मोल खत्म हो रहा है तो बी का डबल मोल खत्म हो रहा है ना। इसका 10 हो रहा है तो बी का 20 हो रहा है। इसका मतलब ए की जो स्पीड है वो बी का आधा है, या बी का जो स्पीड है वो ए का डबल है। अगर मैं इन दोनों को इक्वल करना चाहता हूं बच्चों, तो मैं इक्वल कर केवल एक ही कंडीशन में कर पाऊंगा, अगर मैं इस ए की स्पीड को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि बी की जो खत्म होने की स्पीड है वो क्या है? बी की खत्म होने की स्पीड ए का डबल है। तो अगर मैं या तो इसको ऐसे लिखे रहने दूं या इस 2 को उठा के सॉल्व करके इधर भी ला सकता हूं, तो यह आएगा माइनस डेल ए अपॉन डेल टी इज इक्वल टू, बाद में नहीं करना ऐसा, बाद में तो हम फर्जी तरीका बताएंगे अपना, ये तो अभी के लिए है, कॉन्सेप्ट समझने के लिए। डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। तो ए की खत्म होने की स्पीड और बी की खत्म होने की स्पीड को इक्वल कर देंगे तो -1/2 हो जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं, बी का ए की स्पीड जो है वो बी का हाफ है, या बी की स्पीड ए का डबल है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब यही चीज बच्चों अगर मैं यहां करूं तो यहां खत्म करो, ए और सी को कंपेयर करो। चलो, ए और सी को क्या होगा? सी की स्पीड क्या है? ट्रिपल है। किसकी? ए के कंपैरेटिवली। हाँ, सी का फॉर्मेशन हो रहा है तो प्लस लगाओगे, ए का डिकम्पोजिशन हो रहा है तो माइनस लगाओगे, ये बात ठीक है। बट सी की स्पीड क्या है? ट्रिपल है, और ए की स्पीड सिंगल है। तो मैं क्या बोलूंगा? मैं कंपेयर ऐसे भी कर सकता हूं, सिमिलरली मैं क्या बोलूंगा? माइनस डेल ए अपॉन डेल टी इज इक्वल टू, ए के साथ तो माइनस आ रहा है, प्लस यहां सी है क्योंकि सी के साथ प्लस आएगा, पर सी की स्पीड ट्रिपल है। किसके कंपैरेटिवली? ए के कंपैरेटिवली। तो ए को मल्टीप्लाई 3 करोगे ना, अब इस 3 को उठा के इधर ले आओ, तो माइनस डेल ए अपॉन डेल टी इज इक्वल टू प्लस 1/3 डेल सी अपॉन डेल टी। अगर मैं इन तीनों को इक्वल करना चाहूं तो मैं इक्वल कैसे कर सकता हूं? या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, और करके क्या लिख सकता हूं? डेल ए अपॉन डेल टी, ये तो माइनस में है, दैट इज इक्वल टू -1/2 डेल बी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू, इसको इसके इक्वल भी कर सकते हैं, माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, इसके इक्वल भी है, प्लस 1/3 डेल सी अपॉन डेल टी। देखो बड़े आराम से आप कर सकते हो, ऊपर वाली वैल्यू भी इक्वल है, माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू -1/2 डेल बी अपॉन डेल टी, और यहां भी इक्वल कर सकते हो आराम से, है ना। अच्छा, बड़े ध्यान से अगर देखोगे तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि ए के सामने 1 लिखा हुआ है और बी के सामने 2 लिखा हुआ है, तो जब बी की स्पीड लिखोगे ना तो अपॉन में 2 डाल देना, ये अपना फर्जी तरीका है। और सी के आगे देखो 3 लिखा हुआ होगा, तो सी की स्पीड में क्या लिखूंगा मैं? 1/3 कर दूंगा। उसी प्रकार से सिमिलरली
डी के लिए करना हो तो माइनस डेल ए अपॉन डेल टी इज इक्वल टू -1/2 डेल बी अपॉन डेल टी सर इक्वल टू प्लस, हाँ जी सर कुछ नहीं सर, मेरे को लगा आप डी का लिख रहे हो तो माइनस। नहीं ऐसा मत लगाया करो भाई, प्लस 1/4 डेल डी अपॉन डेल टी, समझ आया? Yes, sir. यस सर। ये है इसी को बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, और कुछ नहीं है। इसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। इट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। ये जो नंबर है ना, अगर नंबर को भी कंसिडर करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन आएगा, और अगर नंबर को कंसिडर नहीं करोगे तो रेट ऑफ एलिमिनेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन। देखो मैं आपसे पूछूं ये क्या है, तो ये रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ बी है, पर ये सब कुछ मिला के क्या होगा, इस तरह मिलाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन। ध्यान रखना, डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी क्या है, रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ बी, लेकिन -1/2 भी साथ में लगा दोगे तो क्या आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन आएगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब मुझे बताओ बच्चों, आज के टॉपिक में किसी को कोई दिक्कत है क्या? ये जो 1 2 3 4 जो मैंने रिएक्शन के आगे लिखे हुए हैं, रिएक्शन के आगे लिखा हुआ था ना 1 2 3 4, तो ये 1 2 3 4 क्या है, इसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसके बारे में चर्चा कल होगी। अब आज के टॉपिक में किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, प्लीज मुझे पूछो। कोई No, बच्चा sir. ऐसा है जिस बच्चे ने, सर हाँ जी पूछो। सर वो जो हमने बी के लिए कंसंट्रेशन निकाली थी, हाँ वो उसमें बी की जैसे हम उसमें करते थे ऊपर इक्विलिब्रियम में की बात कर स्क्वायर रहे आता था हो, उसके ऊपर बात कर रहे हो? नहीं सर, इस नहीं नीचे वाली में। हाँ ये जो ये ए बी वाली है ना, ए बी सी डी, हाँ बोलो सर आगे इसमें जो बोलो। सेकंड वाला लिखा ना हमने 2b के, यहाँ पे हाँ सर ये जो है माइनस डेल्टा बी का वो नहीं है ना, तो स्क्वायर सेकंड इक्वेशन। नहीं, स्क्वायर क्यों आएगा? जैसे हम सर उसमें करते थे इक्विलिब्रियम में। नहीं इक्विलिब्रियम, यहाँ इक्विलिब्रियम थोड़ी पढ़ रहे हैं हम लोग, इक्विलिब्रियम वाली चीज अलग है। मैं रेट ऑफ Concentration रिएक्शन तो थोड़ी, सर हाँ वो अब आगे आएगा जब हम रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन, रेट इक्वेशन पढ़ेंगे, वहां है वो, यहाँ पे नहीं है। आगे इसी के टॉपिक के बाद आगे रेट इक्वेशन पढ़ेंगे, वहां पे होगा, यहाँ पे क्यों होगा? सर हमने निकाली तो कंसंट्रेशन ही है ना, वो भी मोलैरिटी से निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं हम? कंसंट्रेशन क्यों निकाल रहे हैं हम? कंसंट्रेशन के खत्म होने की स्पीड निकाल रहे हैं। नहीं हमने वो जो ब्रैकेट में लगाया डेल्टा, वो है तो कंसंट्रेशन ही ना हाँ सर। कंसंट्रेशन है, बिल्कुल है। फिर कंसंट्रेशन है तो 2 मोल्स की जो है कंसंट्रेशन, अगर हम ए के लिए लिख रहे हैं तो उसकी पावर 1 है, और बी के लिए लिखेंगे तो उसकी पावर 2 ही तो होगी। नहीं, पिछली बार जब हमने पढ़ाया था तो हमने ये नहीं बताया था कि वो रेट ऑफ, देखो हम पिछली बार मैंने क्या बताया था, पिछली बार मैंने कहा था रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी यानी रिएक्टेंट के प्रोपोर्शनल होती है। ये थोड़ी बताया, ये नहीं बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन उसी को बोल दोगे, ऐसा थोड़ी बोला था। मैंने कहा था रेट ऑफ रिएक्शन उसके प्रोपोर्शनल होती है। आगे आएगा वो, कल आएगा रेट लॉ, तब समझ में आएगा। ये वाला ठीक है, इसमें नहीं आएगा ऐसा। मुकुल का भी समझ में नहीं आ रहा। आ गया सर, कल आएगा। अभी कल हम जब रेट इक्वेशन पढ़ेंगे ना, रेट इक्वेशन, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। हाँ जी, और किसी बच्चे को डाउट है क्या? किसी बच्चे को डाउट है? No, sir. मैं जरा चेक कर लूं कितने बच्चे हैं यहाँ पे। 18 बच्चे हैं ना। सुहानी को, इन्हीं सबके प्रेजेंट लगाऊंगा। सुयश है, वैभव नेगी है, जॉनी भी है, महिमा थापा, पीयूष, प्रशांत सती, अच्छा सौरभ, सौरभ 2 हैं क्या हमारी क्लास में? सौरभ 12A, सौरभ खंडूरी, शिवांश बर्तो। शिवांश समझ में आ रहा है? आपने आधे से ज्वाइन करी क्या? सर नहीं सर, 5-10 मिनट लेट ज्वाइन किया, तो समझ में नहीं आ रहा ग्रुप क्या? में नहीं था मैं सर, आ गया। ओहो, ठीक है ठीक है ठीक है।
जिस किसी और बच्चे को भी जो कि हमारे इंस्टीट्यूट में नहीं आता है, अगर उसको भी ज्वाइन करना है क्लास तो कर सकता है, कोई इशू नहीं है। ये मैंने व्हाट्सएप वाला जो ग्रुप है उस ग्रुप में मैंने लिंक जनरेट कर दिया है, जिसको भी पढ़ना है वो लिंक भेजते रहना इधर उधर, कोई इशू नहीं है, मुझे पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। महिमा, कोई समझ में कोई प्रॉब्लम आज के उसमें कोई डाउट है? नो सर। आज कोई बच्चा ऐसा है जो सर। इससे पहले, हाँ जी पूछो। सर आज बायो की क्लास नहीं है। कौन सी क्लास नहीं है? बायो की। अच्छा सुहानी पूछ रहे हो। सुहानी, बायो की क्लास कल से होगी। ठीक है। आज हाँ थोड़ा सा इश्यू चल रहा है ना, तो कल से बायो क्लास होगी। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना है ना? ठीक है, ये वाला जो है पीडीएफ आपको मिल जाएगा और ये रिकॉर्डिंग आपको शाम को भी मिल जाएगी। ठीक है, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे। आज केवल केमिस्ट्री क्लास थी, फिजिक्स और मैथ्स की कोई क्लास नहीं आज। कल से सारी क्लासेस रिज्यूम हो जाएंगी। बाय क्यों बाय, सर? फिजिक्स टेक की केयर। क्यों हाँ नहीं? जी, फिजिक्स की क्यों नहीं? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना, इसलिए कल से होगी क्लास You are सारी। done. ठीक, ओके बाय, टाटा बाय बाय।